हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से जो सीडीपी से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा, ये दिया गया है आपका सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की शिक्षा में डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा कि आनुवंशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या होता है। आपका राइट आंसर है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण इससे होता है, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण से होता है और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण से होता है। अर्थात उपरोक्त सभी आपका सही आंसर दिया गया, ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है, गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा, इसको प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। तो किस दौरान डेवलप होता है। आपका राइट आंसर होगा, ये औपचारिक परिचालन अवस्था में डेवलप होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है और जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई थी। तो व्यक्तित्व मापन की जो ये कैट विधि है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। आपका राइट आंसर होगा, लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टीएटी हेतु कितने कार्ड हैं। तो टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं। आपका राइट आंसर होगा, टीएटी परीक्षण में 30 कार्ड यानी 30 + 1 कार्ड, कुल इसमें 31 कार्ड होते हैं। 30 + 1 बराबर होता है 31 कार्ड। कुल कार्डों की संख्या होती है इसमें 31 और एक कार्ड इसमें क्या होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि जो टेट परीक्षण है ये किससे संबंधित है। तो ये पर्सोनालिटी टेस्ट से संबंधित है, अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। तो वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत इन चारों में से कौन सा नहीं होगा। आपका राइट आंसर है कि यहाँ पे सेल्फ पेसिंग का जो सिद्धांत है ये वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूनतम अधिगम स्तर, जिसको एमएलएल नाम से भी जानते हैं, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होना चाहिए। क्या होता है न्यूनतम अधिगम स्तर। आपका राइट आंसर है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर पर सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है। किस क्षेत्र में होता है। आपका राइट आंसर है, ये होता है आपका सामान्यीकरण में। ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। तो किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा, ये संबंधित है आपका उपयुक्त में से किसी से नहीं संबंधित है। ये आप जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है और अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया था। तो पहली जो अवस्था थी वो संवेदीगामक अवस्था थी, दूसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, तीसरी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। तो कुल 4 अवस्थाएं बताई थी, तो इनमें से जो कोई अवस्था नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का चालन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित जो चालक थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। आपका राइट आंसर होगा कि ये दी गई है आपका आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया था। तो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा
कि ये स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टर्न के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? आपका राइट आंसर होगा ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका एक पुच्छीय द्विपक्षीय द्विपुच्छीय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया है। तो ये क्या होता है कि स्थानांतरण के प्रकारों की सूचित को ये इंगित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और काल्पनिक या फिर कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये आप जानते हैं कि बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होनी चाहिए। फिर आपका राइट आंसर होगा 125। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया है। चूंकि इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका 125 आता है। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तो ये आप जानते हैं कि सीखने के जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम दिया था। तो यहाँ पे कौन सा नियम है जो नहीं दिया गया? आपका राइट आंसर है अवलोकन का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? तो शिक्षण कौशल से संबंधित कौन है इन चारों में से? आपका राइट आंसर है कि इनमें से सभी ये शिक्षण कौशल हैं हमारे। तो श्यामपट्ट पर लिखना शिक्षण कौशल होता है, श्यामपट्ट कौशल। प्रश्नों को हल करना ये भी हमारा कौशल होता है, प्रश्न पूछना कौशल होता है। इनमें से सभी हमारे शिक्षण कौशल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। तो सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या होता है? आपका राइट आंसर है ये होता है आपका पुनर्वलन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है, रेनफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा करने की समयावधि का क्या मान है? तो ये आप जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एलेन के द्वारा दिया गया है और इसमें जो समयावधि होती है उसका पूरा जो चक्र होता है वो कितने मिनट का होता है? आपका राइट आंसर होगा ये होता है आपका 36 मिनट का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो प्रभावशाली विधि पूछी गई है आपसे। आपका राइट आंसर होगा कि प्रभावशाली विधि होती है आपकी विकासात्मक मापनी प्रभावशाली विधि होती है। बालक का व्यक्तित्व अध्ययन होता है, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन होता है। तो उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है आपका वाइगोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो ये आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कि सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। समावेशी शिक्षा में मतलब सामान्य जो बालक होते हैं, सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट जो बालक होते हैं वो बालक सामान्य रूप से उनके साथ अध्ययन कर सकते हैं। इसको समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका राइट आंसर है कि यहाँ पे क्षमता निर्माण इंपॉर्टेंट होता है, अभिभावकों की भागीदारी इंपॉर्टेंट होती है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का तात्पर्य है। तो मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या होता है? आपका राइट आंसर है ये होता आपका औसत से कम मानसिक योग्यता को मानसिक मंदता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो। एक अध्यापक को जो अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं उनका भली भांति से ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका इन चारों में से वो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृद्धियों और अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? तो शैक्षणिक जो सामग्री होती है इसका चयन किसको करना चाहिए? अध्यापक को, विभागाध्यक्ष को और या फिर संस्थान के प्राचार्य को, विशेषज्ञों की एक समिति को। आपका राइट आंसर होगा कि विशेषज्ञों की एक समिति को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा कि ये होना चाहिए आपका, यानी उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत होना चाहिए। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी कुछ हद तक हम सही समझ सकते हैं इसको। बालकों का अनुशासित जीवन, ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर होगा आपका कि बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सर्वश्रेष्ठ उत्तर दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो किस बात पर निर्भर करती है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि बालिकाओं की जो शिक्षा है उसको प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए? इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका सही आंसर है क्या फर्स्ट आपका राइट आंसर हो सकता है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती है? बिल्कुल गलत, तुलना नहीं करनी है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, लड़कियां शिक्षा में संख्या में लड़कों से कम है, सॉरी लड़कों से कम है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे CDP से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।